जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उस पर बेस बनाया जाता है। किसका 94 डायमेंशन होती हुई है। देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, हो सकता है आपके स्कूल में जब आप जाएंगे ना और आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपके टीचर्स ना आपको डायमेंशंस में इतनी सारी लिखवा देंगे, इतनी सारी लिखवा देंगे कि तुम लोग बिल्कुल कहोगे कि अरे सर ने तो ये तो कराया ही नहीं, सर ने तो स्टीफन कांस्टेंट भी नहीं कराया, सर ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नहीं कराया, तो बहुत सारी करा दी इन्होंने। देखिए बड़ा ना इलॉजिकल होता है कुछ टीचर ऐसा करवाते हैं तो, क्योंकि देखिए वो जो पीछे 94 डायमेंशन दिए ना उसमें 12th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनका डायमेंशन दिया हुआ है। 12th क्लास के सारे ही टॉपिक दिए हुए जो आपके लेवल तक डिस्कस होते हैं 11th 12th के लेवल तक, वो सब डाल दिए उन्होंने पीछे। अब प्रॉब्लम समझना क्या है, जिस बच्चे को यही नहीं पता ये स्टीफन कांस्टेंट होता क्या है, जिस बच्चे को नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी होती है इसके मतलब क्या होता है, उसको उसकी डायमेंशन रटवाने का, फॉर्मूला रटवाने का कोई फायदा नहीं है। वो जो पीछे दिया हुआ है ना वो इसलिए देता है कि एक जगह पर सब कुछ दे दिया जाए बच्चे को, ठीक है, ताकि बार बार उसको कहीं और सोर्सेज पे ना ढूंढना पड़े। लेकिन वो सीखते कैसे डायमेंशन, जो एक्चुअल तरीका ये है कि जितना जितना हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, हम हर चैप्टर को जब उठाएंगे तो उसमें 10 से 12 नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी, जैसे फोर्स, प्रेशर, ऐसे हम चीजें पढ़ते जाएंगे। और जब जब हम कोई नई चीज पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो उसका फॉर्मूला तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, तो हम फॉर्मूले के साथ साथ क्या सीखेंगे, उसकी डायमेंशन। गेट माय पॉइंट। अब एक बात बताओ, 7वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को नहीं पता प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, लेकिन उसको उसमें बोलते रट ले भाई एक फॉर्मूला की फोर्स जैसी कोई चीज होती है और मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और मास का डायमेंशन एम हो गया, एक्सेलरेशन का rt माइनस हो गया, रटवाने वाली बात है। लेकिन 9th क्लास के बच्चे को पता लग जाता है कि फोर्स क्या होता है और उसके लिए मास इनटू एक्सेलरेशन याद करना ईजी होता है। तो यही बात की जो डायमेंशन, जो 94 डायमेंशन दी हुए ना, वो याद करनी ही नहीं है अभी आपको, बिल्कुल नहीं करनी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को जितना हम फिजिक्स में आगे बढ़ाते रहेंगे साथ के डायमेंशन हम याद करते रहेंगे। एट द एंडिंग ऑफ द सिलेबस, जब हमारा सिलेबस खत्म होगा बिल्कुल लास्ट में, नवंबर दिसंबर के टाइम पे जब भी हमारा सिलेबस खत्म होगा तब तक तो हमने सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे 11th क्लास के, तो हर चैप्टर के हमने टॉपिक्स भी कर लिए होंगे, उनके फॉर्मूले भी कर लिए होंगे। जब हमने सारे फॉर्मूले कर लिए होंगे तो सबकी डायमेंशन हमें साथ साथ निकालनी आ ही जाएगी, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट लॉजिक है। आप लोग सब बच्चे शुरुआत में अगर डायमेंशन करेंगे तो होगा नहीं। हाँ ये सब जो मैं करा रहा हूँ ये तुम्हारा बिल्कुल जेन्युइन होगा, ठीक है, ये आना ही चाहिए। तो जनरली जो टीचर थोड़ा सा जिसको पता है ना प्रॉपर्ली क्या पैटर्न है, वो इसी तरीके से ही कराएगा आपको और इसी तरीके से पेपर में भी देगा। बट कुछ टीचर को मतलब नहीं होता पेपर सेट करते वक्त कि भैया ये चीज़ लॉजिकली बनती है कि नहीं बनती, वो कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। सो उनका भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए बोर्ड पे देखिए, अब सिंपल सा क्वेश्चन था, ये काइनेटिक एनर्जी, के माने बोलो कौन है, काइनेटिक एनर्जी, और सब में के का काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला कि अगर v स्पीड है और a एक्सेलरेशन है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो दिया हुआ है वो रूल्ड आउट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। डायमेंशनली आर्ग्यूमेंट पे इसने बकायदा मेंशन कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सा ठीक है 3/16 mv², लेकिन उसने बोला सिर्फ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट पे बात करो। तो आपको पता है कि डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट पे रूल ये कहता है कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही जुड़ती हैं या घटती हैं और रिजल्ट भी सेम वाला ही आता है। तो भैया दो चीजें अगर बराबर है तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम ही होगा। पक्का ये बात मान के चलते हो। तो अभी मैं एक टॉपिक का भी नाम लिखूंगा कि हम ये बेसिकली टॉपिक किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस में, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते सीधा सा। तो मैंने कहा यार पक्का अगर के की काइनेटिक मतलब के माने काइनेटिक एनर्जी, तो जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की है वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बोलो राइट वाले की भी होनी चाहिए। और उसने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता ही रहा हूं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है जो कि इस पे डिपेंड करता है, मतलब मास लेंथ का स्क्वायर है और टाइम का -2 खुद बना के बैठा हुआ है कि भैया एनर्जी का यूनिट बोलो क्या होता है, जूल होता है। और जूल की डायमेंशन वो खुद दे चुका है, यूनिट दे दिया मतलब डायमेंशन भी दे दिया। तो मेरे को पता है कि जो के का डायमेंशन है बोलो क्या है, के का डायमेंशन बोलो क्या है, ml² और t-2। और ये बात मैं वैसे भी जानता हूं कि इसके मैं तो वैसे भी निकाल के आ सकता हूं, बोलो है कि नहीं। अब ये देखना है बस किस किस केस में ऐसा डायमेंशन सही चल रहा है राइट साइड पे। तो पहला जो केस है उसमें है m² v², सॉरी m² v³। बताओ m का डायमेंशन बोलो क्या है, m, और स्क्वायर है तो m² हो गया, और वेलोसिटी का तो lt-1 का बोलो क्या आएगा, पावर 3, बोलो कितना आएगा, m2 l3 t-3। तो मुझे बताओ जरा LHS और RHS की डायमेंशन सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल आर्गुमेंट पे ये गलत है। नहीं आ रही बात समझ में, रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट। इज दिस फाइन, कुछ भी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं बच्चों। सेकंड वाला केस वो क्या बोलता है, हाफ mv², हाफ mv²। तो हाफ mv² में डायमेंशन बताओ क्या आएगी बच्चों। सो m की तो m आएगी, वेलोसिटी बोलो lt-1 का बोलो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, बोलो क्या बन जाएगा, m1 l2 t-2। सो यस 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 मैच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से। सो ये बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो मैंने बोला पहले वाला तो गलत हो गया, पहले वाला तो बोलो क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा वाला बोलो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तीसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तीसरे वाले में क्या चीज है। सो तीसरा वाला है मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब मास का तो होगा m1, एक्सेलरेशन होगा lt माइनस 2। ध्यान से मैच करिए, क्या मैच हो रहा है? क्या काइनेटिक एनर्जी से मैच हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। वैसे मास इंटू एक्सेलरेशन एक फोर्स होता है, फोर्स होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी और फोर्स बराबर नहीं हो सकते। एनर्जी जूल में है, फोर्स न्यूटन में है। बेसिकली यूनिट मैच नहीं कर रही, डायमेंशन तो मैच करेगी नहीं ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ कि ये भी डायमेंशनल आधार पे गलत है। लेकिन अगर मैं डी वाले पे जाऊं तो डी वाले का मैं जब कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे पता है वो है 3/16 mv²। अब मैं बोलता हूं मास का तो हो गया m, वेलोसिटी होगी lt-1, इसका स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, m1 l2 t-2। बच्चों मैच कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये भी डायमेंशनल आधार पे बोलो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना? नहीं आ रही बात समझ में मयंक? डायमेंशनल आर्गुमेंट पे करेक्ट है, वैसे फॉर्मुले वाइज आपको पता है ये गलत है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो डायमेंशनल आधार पे तो हम चीजें बता दिया करेंगे ये करेक्ट है, लेकिन क्या पता वो एक्चुअली में करेक्ट ना हो। बिल्कुल ऐसा होता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है। अभी मैं अगले टॉपिक पे लिखवाने वाला हूं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन ये है कि वो कांस्टेंट्स के लिए ना कुछ भी नहीं यूज करता है ना। हाफ हो तो भी कुछ यूज नहीं करेगा, 3/16 हो तो भी कुछ यूज नहीं करेगा, हाफ ना भी हो mv² हो तो भी बोलता है डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्या आ गया बोलो, एक लिमिटेशन आ गया कि यहां पर इसके पास कांस्टेंट्स के लिए कोई भी पैरामीटर यूज करने के लिए नहीं होता। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? मैंने क्या बोला? अरे नहीं आया समझ में सौरभ? तो यहां पर ये हाफ mv² भी करेक्ट कर देगा और 3/16 mv² भी करेक्ट कर देगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इज दिस फाइन? अच्छा, अगला वाला मुझे बिल्कुल लॉजिकली ही गलत दिख रहा है। क्यों गलत दिख रहा है? क्योंकि ये हाफ mv² है और ये बोलो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यार ये तो एनर्जी हो गया और ये फोर्स हो गया। कैसे? अगर आपको लगता है सो चेक करिए जल्दी से इसको। तो पांचवें केस की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो मैं बोलता हूं हाफ mv² प्लस में मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब मुझे बताओ mv² का कितना आ जाएगा, m, v² बहुत बार कर लिया यार, कर देना। तो बोलो क्या आएगा, l2 t-2 और प्लस करूंगा मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, यानी m1 l1 t-2। तो अब आप लोग मुझे बताइए, दिख रहा है? तो दिख रहा है आप लोगों को क्या दोनों चीजें जुड़ सकती हैं? तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ऐसा होना पॉसिबल क्यों नहीं है बोलो? फिर तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वॉलेट हो जाएगी ना, कि अलग अलग डायमेंशन वाली चीजें कैसे जुड़ गई भाई, है ना? तो जुड़ ही नहीं सकती, तो संभव ही नहीं है। तो बोलो ये वाला इक्वेशन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन कौन सी इक्वेशंस आपकी रूल्ड आउट होंगी? रूल्ड आउट मतलब हटा दी जाएंगी, निष्कासित कर दी जाएंगी। तो कौन कौन सी बोलो? ए, सी एंड द ई ऑप्शन। ए, सी एंड ई ऑप्शन हट जाएंगे बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में जतिन? है ना? सिंपल आपको बताना चाहिए, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं बच्चों, जो मैं चेक कर रहा हूं तुम्हें बताया ना, इस टॉपिक का नाम है मक्खी आ गई क्या? भाई ये नहीं आनी चाहिए आज। दिख रही है आप लोगों को? है ना? मच्छर है आज। सो गाइज इस टॉपिक का नाम होता है, मैं लिख देता हूं, डायमेंशनल एनालिसिस is used to check the correctness or consistency of equations, और फॉर्मूलाज भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक और इस्तेमाल हमें समझ में आने जा रहा है कि ये बेसिकली इक्वेशंस की करेक्टनेस और उनकी कंसिस्टेंसी, बेसिकली कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी करेक्ट इक्वेशन है, उसके बारे में बात करता है। मुझे एक बात तो पता है भाई कि ये तीन तो कभी सही नहीं हो सकती। जो पहला, तीसरा और पांचवा है, ये तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता किसी भी आधार पे। क्लियर होता है कि नहीं होता? हाँ, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। डायमेंशनल आर्गुमेंट में दोनों सही है। वैसे इक्वेशन वाइज अगर देखेंगे तो इनमें से कोई एक ही करेक्ट है। आपको पता है हाफ एमवी स्क्वायर। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो गाइस अगर मैं आपसे फिर एक और क्वेश्चन पूछूं, आपकी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन देती है आप लोग लिख लीजिए फटाफट से।
करना। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको बस इतना चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन जो सामने मेंशन है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके आप एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन निकालिए, दोनों दोनों डायमेंशन निकालिए एलएचएस आरएचएस। मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो मैंने कितनी जबरदस्त चीज लिखी है, ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को करके दिखाऊं या आपका हो गया सबका? सबने क्या करा होगा, अगर वो बोल रहा डायमेंशनली चेक करो कि करेक्ट है कि नहीं, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, उसने डायमेंशनली पूछा है, इक्वेशन वाइज कैसा भी हो डायमेंशनली पूछ रहा है कि ये और ये बराबर हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा डायमेंशन आधार पे तो बराबर होने के लिए दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो मैंने एलएचएस को पकड़ा, मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा बोलो, मास का तो एम हो जाएगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, जब स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों, सही है रहा हूँ। उसके बाद बताओ जरा आरएचएस कितना हो जाएगा, आरएचएस है एमजीएच। अब एम होता है मास, जी होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भले ही ग्रेविटी की वजह से है तो एक्सलरेशन ही ना, खुशी नहीं है समझ में, तो मैंने बोला एक्सलरेशन ही, तो बोलो कितना आएगा, एल टी माइनस टू आएगा, और एच बच्चों हाइट है तो वो एल आएगा, तो पूरा नेट डायमेंशन बन रहा है एम वन एल दो टी माइनस दो, और देखो उसका पहले से भी कितना है एम वन एल दो टी माइनस दो। सो अगर एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन बोलो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे बोलो क्या, डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली तो करेक्ट है। अच्छा मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप नीचे मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, सब बच्चे पढ़ें इसको और सोच समझ के बताएं कि सर हमें समझ में आ गया कि नहीं आया। अब बताइए जो मैं बोल रहा हूं कि ये क्लियर है तुम्हें? बैंक a dimensionally correct equation need not be actually an exact or the correct equation, but a dimensionally wrong, incorrect or inconsistent equation must be wrong. जो हमारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है वो जरूरी नहीं है कि हर बार सही जाएगी, लेकिन जो गलत होती है वो हमेशा ही गलत ही आती है। बहुत अच्छे, ये मतलब है इसका कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ना तो फिर वो पक्का गलत ही है, वो कभी सही हो भी नहीं सकता। बट अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है तो ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट होगी, बिकॉज वही काइनेटिक एनर्जी का 3/16 mv स्क्वायर फॉर्मूला था, वो डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है बट लॉजिकली करेक्ट नहीं है। तो कोई चीज करेक्ट वाली ना, डायमेंशनली करेक्ट वाली चीज करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी, फॉर्मूला वाइज। बट अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। समझ में आता है कि नहीं आता, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ, है ना? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का मेरे हिसाब से एक लिमिटेशन बन गया कि यार इधर से कुछ सही पता लगा लो लेकिन गारंटी नहीं है कि वो सही होगा, तो ये क्या हो गया बोलो, लिमिटेशन हो गया। तो मेरे हिसाब से डायमेंशनल एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है कि बोलो क्या हो, करेक्ट हो। तो इसका एक बहुत बड़ा जो रोल हम चेक कर रहे हैं करेक्टनेस चेक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा वैलिड हमारे लिए है नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप डायमेंशनली करेक्ट किसी चीज को परमानेंटली ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एग्जैक्टली करेक्ट होगी ही होगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो ये इसका बोलो क्या बन जाता है, एक लिमिटेशन बन जाता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कुछ कॉन्स्टेंट्स के लिए इसके पास कोई भी
कॉन्स्टेंट्स के लिए जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1/2 3/16, इसके लिए इसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है लेने के लिए। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो वही मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एंड दिस विल बिकम अ लिमिटेशन ऑफ, दिस विल आल्सो बिकम अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक ही पूछते हैं वैसे इसमें, तो आप ये वाले लिख सकते हैं। क्लियर? तुम बातें सारी करेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, आप लोगों को बस ध्यान रखना है अच्छे से। अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक और टॉपिक हमारे पास है। अच्छा, हमने डायमेंशनल एनालिसिस में तो पता है क्या क्या करा है? अगर ध्यान से सुने जाए तो कर दूं उसको आगे, करोगे भी कर लो। सीधी आया समझ में? मुश्किल लग रहा है क्या? आसान सा है ना? कुछ मन में क्वेश्चन नहीं है? सर आप जो बता दो हम वही मान लेंगे हैं? अरे खुद से भी कुछ बताओ, कुछ पूछो, तुम्हें लग रहा है तो। तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गाय बने पड़े हो सबके सब कि सर आप जो बोल दोगे हम पढ़ लेंगे, हम तो बस इतना ही करने आए हैं। कुछ पूछना है लग रहा है टॉपिक में, सर ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा है, कुछ अदर भी चीज़ पूछनी है, पूछ सकते हैं। अभी तो सिलेबस हमने स्टार्ट करा है ना? अभी तो आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे भगने की जरूरत नहीं है कि भाई करते जाए करते जाए करते जाए, बहुत कुछ कर ले आगे निकल जाए अभी, है ना? करने के लिए तो हम पूरा साल पढ़ेंगे, अभी अगले साल भी पढ़ेंगे ना। मेरे साथ तो अगर आप लोगों का सफर जुड़ा रहेगा तो 2 साल जुड़ा रहेगा ना। जो बच्चे शुरू से जुड़ते हैं 11 से, वो 12th के एंडिंग में जाके निकलते हैं। सो अपना सफर तो बहुत लंबा है। तो आप लोगों को जो भी लगता है, आप लोगों को कुछ पूछना है, कैसे रहेंगी, कैसी चीज़ें रहने वाली है आगे की, कुछ डाउट है मन में साइंस को लेके, आप पूछा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस एक और बात समझते हैं। मैंने तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या करवाया है, आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं इस बार क्या क्वेश्चन आया था, इस बार फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था। मेरे पास मोबाइल में पेपर है, मैं उसको निकालता हूँ, उसी को देखते हैं। हालांकि बस मैंने एक टॉपिक है तुम्हें करवा नहीं रखा इसका, कहीं उस पर ना आया हो। सो गाइज, एक तो मैंने तुम्हें सिखाया, बोलो क्या? फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला बनाना आता है हमें, क्योंकि सर हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी तैयार कर लेते हैं ना, MLT इन सबके टर्म्स में लेके आ जाते हैं। उसके बाद मैंने तुम लोगों को जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी वो क्या थी, बोलो? प्रिंसिपल ऑफ, ये है सबसे जरूरी चीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस भर भर के थे और बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड न्यूमेरिकल्स। तो ये भी तुम्हें क्लियर हो गया था और इजी था, वैसे ही मुश्किल नहीं था, आसान था। सेम डायमेंशन वाली चीजों को बस जोड़ना होता है ना, एक की डायमेंशन पता है, दूसरे की अपने आप पता लग जाती है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को आज सिखाया करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करना, कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनली। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ब्रैकेट में लिख देता हूं, बोलो क्या? डायमेंशनली। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही एक सब पार्ट मान के चल सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज, ले लो ले लो, एंड द लास्ट थिंग इज डिडक्शन ऑफ, बच्चों अटेंडेंस दे दो। हाँ 11th, ये फिजिक्स है। अक्षत के उधर लिख दो 1 मई से, क्योंकि वो गांव गया हुआ है। अक्षत, प्रियंका एंड मुस्कान, 3 बच्चे गांव गए हुए भी रिसेंटली। सो ये बच्चे 1 तारीख से आएंगे। हाँ ये एब्सेंट है। हाँ यही बच्चे हैं, प्रियंका, मुस्कान और बच्चों फॉर्म दिया था आप लोगों को, भर लाए आप लोग हैं? किसी ने भी नहीं भरे कल तक? फोटो तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो तो जो बाद में दे देना, फॉर्म दे दो बस।
क्योंकि बच्चों फॉर्म के बिना ना उसमें रिकॉर्ड में एंट्री नहीं हो पाती। फॉर्म सबमिट कराओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कोई नहीं, इनको कल तक का टाइम दे दो, कल दे देंगे। कल ना मैम सही कह रही थी कि इनसे हैंड टू हैंड भरवा लो, नहीं लेके आएंगे कल। मैंने कहा नहीं नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब लेके आएंगे। और तुम देखो एक बच्चा लेके आया फॉर्म। हाँ मैं तभी तो बोल रहा हूँ, एक ही बच्चा लेके आया। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन पेपर इस बार का। क्या हुआ? एक बार मैं क्वेश्चन पेपर निकाल लूँ तुम लोगों का। सो अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था, मतलब जो अभी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी जो, ठीक है, जो भी 11th वालों का एग्जाम हुआ होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैं एक्चुअली डिडक्शन नहीं करा रहा हूँ, डिडक्शन कराने में थोड़ा समय लगता है और हमारे पास टाइम सिर्फ 15 मिनट है। सो वो 15 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, उसके 3 से 4 क्वेश्चन कराने, तो दिक्कत में आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी भी आया था। एक इक्वेशन दी हुई थी p प्लस में a बाई वी स्क्वायर, शायद मैंने आपको करवाया भी होगा ये क्वेश्चन, और ये हमने पहले भी क्लास में करा हुआ है। ये इन बच्चों को पहले भी क्लास में कराया गया। इधर आर टी दिया हुआ है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। पी माने प्रेशर है, वी माने वॉल्यूम है, आर और टी टेम्परेचर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बस सिंपल ये पूछा था, सिंपल ये पूछा था। आर और टी को छोड़ दो, आप लोग अभी आर और टी का मतलब आपको नहीं पता, इन बच्चों को बाद में पता लग जाता है जैसे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा था, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है फॉर कांस्टेंट बी, और ऑप्शंस तुम लोगों को दी गई थी m1 l-1 t-2, बी ऑप्शन थी m1 l2 t-2, सी ऑप्शन थी l3, और डी ऑप्शन थी बच्चों l6। सो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में तुम लोग फंसे होंगे भाई, फंसते तुम लोग है ना, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है। एमसीक्यू 1 मार्क में होता है हमेशा, हैं? था ना आसान? तो जो आप कर रहे हैं ना बेसिकली उसी पे ही आते हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब शायद आई थिंक डिडक्शन पे ही आया होगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बना होगा तो, क्योंकि डिडक्शन का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहता है औरों के कंपैरेटिवली। इसका तो लॉजिक तुम्हें पता है ना सबको, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली एक और एग्जाम हुआ है बच्चों का, उसका भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। उसमें किस तरह का दिया हुआ है, वैसे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, लगभग 2-3 नंबर का तो आएगा, 2-3 नंबर का तो चैप्टर ही आएगा बेसिकली, ठीक है। फिर वो डिडक्शन पे है बच्चों, जो क्वेश्चन बाकी आ रखे हैं ना वो डिडक्शन पे है। सो डिडक्शन वाला मेथड तो अभी आपको सिखाया ही नहीं गया है, तो उस पर आप ट्राई नहीं कर पाएंगे। 2 नंबर में आएगा, ठीक है, वो 2 नंबर में बनेगा फिर। सो कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी में देखें से क्वेश्चन मिस भी होगा कोई सा, तो वो छोटा सा क्वेश्चन रहता है इसका। आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन आ रखा है और बाकी के रिडक्शन पे आता है। कर लें रिडक्शन भी, वैसे दिखा दो एक क्वेश्चन करके रिडक्शन का भी है, कर लेते कोई, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे रिडक्शन की। सो आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा रिडक्शन में क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity.
बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। सपोज दैट द टाइम पीरियड t of oscillation of simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. क्वेश्चन पूछा गया, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। चलिए, सो गाइज अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आप लोगों को ना अब जो टॉपिक स्टार्ट करवाया है उसका मतलब है, उसका नाम है डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब आप लोगों को जो मैंने ऊपर कुछ ना कुछ लिख के दिया ना, ये देखिए सिचुएशन तुम लोगों को समझ से नहीं आ रही होगी, पता नहीं सबने क्या क्या लिख दिया। पेंडुलम कहां से आ गया, बॉब कहां से आ गया, मास, लेंथ, सब कुछ दिया है सर इसमें। ये कहां से आ गया बेसिकली? देखिए, ये आपके सामने ना एक डिफरेंट सी सिचुएशन रखेगा हर बार क्वेश्चन में। हर बार क्वेश्चन में ना कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देगा और बोलेगा कि इसमें ना एक फलाना पैरामीटर है, वो इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। बस ऐसा बोल देगा, डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, आपको फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि आपको पता है, क्यों बोल दिया कि कोई काइनेटिक एनर्जी जैसी चीज है, वो डिपेंड करती है मास पर भी और डिपेंड करती है किसके ऊपर? बोलो, वेलोसिटी भी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड करेगी उसके मास पे और उसकी कितनी रफ्तार है उस पर डिपेंड करेगी। ऐसे इन्होंने बोल दिया। अब कह रहे हैं आप इनके बीच में रिलेशन बनाओ, आप इनके बीच में रिलेशन बनाओ। तो अब आपके साथ आपका इतना दिमाग तो डायमेंशनली कि डायमेंशनली ये जो के है ना, वो m बाई वी तो नहीं हो सकता। सोचो, क्योंकि m बाई वी से डायमेंशनली बराबर नहीं आएंगी चीजें। एम बी भी नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशनली बराबर नहीं आएंगी। एम स्क्वायर भी नहीं हो सकता, डायमेंशनली बराबर नहीं आएगी। हाँ, कहीं ना कहीं एम बी स्क्वायर बन सकता है क्योंकि डायमेंशनली बराबर आ जाएंगे। तो यही चीज होती है रिडक्शन करना, कि वो आपको ना बस ये बताया था कि एक फॉर्मूले में ना कौन कौन से पैरामीटर्स एक दूसरे से बोलो क्या है, रिलेशन में है, लेकिन ये नहीं बताएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको बनाना है, फॉर्मूला आपको बनाना है। अब इसका तरीका बहुत सिंपल है, ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं करना कि ये होगा ये होगा ये होगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका होता है। क्लियर है कि नहीं? तो सिचुएशन आपके सामने वो हर बार कुछ ना कुछ रखेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आएंगी। पहली सिचुएशन उसने क्या रखी है? कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर कर लो जिसके पास एक बॉब है। जरा फटाफट से देखिए सिंपल पेंडुलम बॉब के साथ कैसा होता है। ये मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर मैंने पेंडुलम को हैंग कर रखा है और ये बेसिकली इसके साथ अटैच्ड बॉब होता है भाई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इस बॉब का मास m है, इस बेसिकली थ्रेड का जो बेसिकली लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? बोलो l है। और ये स्विंग क्यों करता है? बेसिकली स्विंग इसलिए करता है बिकॉज अगर मैं इसको उठा के, आपको पता है, मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इस बॉब को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो आप मुझे बताना ये स्विंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है भैया। ये m मास है, ये l लेंथ है और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी। अरे ऐसे रखा हुआ तो नहीं करेगी, लेकिन जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, बोलो पुल करेगी नहीं करेगी? ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी तो ये इधर की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ग्रेविटी इसको खींच रही है भैया ना, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। सहमत होगी नहीं? बताओ जरा। ग्रेविटी का ही तो फोर्स है जो इसको ऊपर ले जाने के बाद नीचे लेके आता है। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे तुम एक बात बताओ, जब ये ऐसे चलता है, स्विंग करता है, तो आपको पता है ना ये स्विंग कैसे करता है? ये यूं जाना जाना करेगा ना, यूं जाएगा और यूं आएगा, फिर यूं जाएगा और यूं आएगा। तो कोई भी चीज अपना एक चक्कर जितने समय में पूरा करती है उसको बोलो, उसका क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? जैसे कि यूं गई अपनी जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पता क्या करती है मैं? 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड। तो 1 सेकंड में इधर जाती है, 1 सेकंड में इधर आती है। बताओ उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड टाइम पीरियड होता है अपना पूरा। एक चक्कर कितनी देर में लगाया? तो यूं गया तो एक चक्कर नहीं लगा, जब वो वापस अपनी जगह पे आ गया तो एक चक्कर लगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो उसने क्या करना, सिचुएशन को पढ़ने की कोशिश करेगा। एक सिंपल पेंडुलम है जिसके पास एक बॉब अटैच है, स्ट्रिंग के साथ ऑसिलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऑसिलेट कर रहा है। सपोज दैट द टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। सपोज कि जो उसका टाइम पीरियड है, मतलब कितनी देर में वो आना जाना करेगा, सपोज करते हैं, मान के चलते हो, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। किस पर? बोलो, मास पर। मान के चलते वो लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे लगता है छोटी लेंथ होगी तो जल्दी आ जाएगा, बड़ी लेंथ होगी तो फिर मुझे लगता है हल्का होगा तो शायद जल्दी आए, भारी होगा तो, मतलब मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है।
और तीसरी चीज ग्रेविटी, तीसरी चीज बोलो क्या, ग्रेविटी, की मून पर ऑसिलेट करूंगा जैसे धीमा ऑसिलेट करे और अर्थ पे करूंगा थोड़ा तेज ऑसिलेट करे, हो सकता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो मेरे को भैया पता नहीं है, सोच लीजिए मेरे को पता नहीं, बस मान के चलते हैं, सपोज करते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए मास पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस के मेथड का इस्तेमाल करके आप इनके बीच में फॉर्मूला डेवलप करिए। क्लियर है कि नहीं? बस इतना बता दिया कि टाइम पीरियड इन पे डिपेंड कर सकता है, इन पे डिपेंड। तो मैंने क्या करा ना, फोकस करिएगा सब बच्चे की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा टाइम ना इन सब पे डिपेंड कर सकता है, तो मान लेता हूं कि इनकी प्रोपोर्शनल है, इनके प्रोपोर्शनल है, रिलेशन में है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मेरे दिमाग में एक दुविधा है, क्या उसने ये कहा कि टाइम पीरियड मास के लेंथ के जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऐसा तो नहीं कहा। दो तरह की चीजें होती है बच्चों फॉर्मूले में, कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कुछ इनवर्सली। जैसे कि तुम लोग करंट बराबर में बोलते थे V बाय में R, तो V था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होता था और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होता था, कम होता था। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? दूसरी बात, क्या हर फॉर्मूले के अंदर सबके ऊपर पावर एक होती है क्या? नहीं सर, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें तो हाफ mv² आता है, तो किसी के ऊपर पावर एक होती है, किसी के ऊपर पावर क्या होती है, दो होती है। सीधी नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे नहीं पता कि टाइम पीरियड जब इनसे रिलेट है तो मास के ऊपर पावर एक है या दो है, लेंथ के ऊपर पावर एक है या दो है, और क्या पता सर ये डिवाइड में हो, क्या पता सर ये डिवाइड में। तो मैंने कहा पावर का मुझे कोई आइडिया नहीं, बस टाइम पीरियड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार वो कितनी देर में आना जाना करता होगा, मास पे शायद डिपेंड करता हो, लेंथ पे शायद डिपेंड करता हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता हो। मुझे तो तीन चीज दिखती है, मास, लेंथ और ग्रेविटी, बस इसके अलावा मुझे चौथी चीज नजर नहीं आ रही। तो मुझे लगता है इसका आना जाना ना इन तीन चीजों पे डिपेंड करता होगा, बट वो डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली, इनवर्सली, पावर 2 पे, पावर 3 पे, ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या करा ना, मैंने जानबूझ के इनके ऊपर पावर लगाई A, B और C। क्या मानी बोलो? A, B और C। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ABC निकालेंगे भाई। और दूसरी बात बच्चों, मैंने ना प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटती है बच्चों, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बोलो? अब हो सकता है ये कांस्टेंट का तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं मान लेता हूं कि भैया मान लो कि कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट की ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, फिलहाल के लिए भूल जाओ कांस्टेंट को। बस मैंने बोला टाइम ना मास, लेंथ और जी पे मेरे को लगता है डिपेंडेंट है, और कितना डिपेंडेंट है ये मैंने पावर ABC से देखा जाएगा। सोचो अगर डायरेक्टली होगा तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव। फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है लास्ट के 5 मिनट। अगर डायरेक्टली वेरी करता होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा तो पावर कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव। और अगर इनवर्सली वेरी करता होगा तो पावर आ जाएगी नेगेटिव, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव आ गई तो वो नीचे आ जाएगा फॉर्मूले में। क्लियर है कि नहीं बैंक? है ना? समझते हो बच्चों कैसे करना है इस चीज को? तो आपको एक बात पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, बोलो क्या? अगर दो चीजें इक्वल हैं तो वो डायमेंशनली भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मुझे सब बच्चे बताओ टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? तो टाइम पीरियड तो सेकंड में होगा, तो मुझे बताओ उसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t1। इसका डायमेंशन क्या होगा? सामने कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन है नहीं, हटा दो उसको, चलो लेते भी मत, ऊपर से कर लेते काम। मास का डायमेंशन बोलो क्या होगा? m की पावर बोलो क्या? a। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l की पावर बोलो क्या? b। और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन होगा LT-2 की पावर बोलो क्या? c। इज दिस क्लियर? बोलो कितना आएगा सब बच्चे? m0 l0 t1 बराबर में कितना आएगा बोलो? ये हो जाएगा ma lb lc और t-2c। पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, पावर से हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 1 की पावर c मतलब 1c हो जाएगा, -2c हो जाएगा। क्लियर है भाई? बताना जरा क्या बना? ma बेस सेम होने में पावर ऐड होगी l की, तो b + c हो जाएगा, और t की पावर आ जाएगा -2c, और फॉर्मूला बन गया बोलो यहाँ पर क्या? ये हो गया इसके बराबर। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि दोनों डायमेंशनली बराबर होने चाहिए। अब इन दोनों को बराबर होने के लिए कंडीशन ये है कि भैया अगर बराबर होना ही है, मैंने बोला अगर बराबर होना ही है तो डेफिनेटली ए का वैल्यू, कंपैरिजन करो भाई, कंपैरिजन करो जतिन। अगर यहां पर हम कंपैरिजन करें तो दो चीजें बराबर कब हो सकती हैं? जब ए का वैल्यू कितना हो जाए बोलो? 0, तभी तो बराबर हो पाएगी। जब b + c, पहला चीज आ गया, ए का वैल्यू आ गया 0। मैं कह रहा हूं b + c का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 0, है ना? और मैं बोलूंगा -2c का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 1, तभी तो बराबर आएगा। देखो पावर पावर इक्वेट कर दी, तो c का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। और c का वैल्यू अगर -1/2 आया तो बच्चों पता है b का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? अरे यार मुश्किल हो गया। b का वैल्यू 1/2, ABC सारा आ गया। फटाफट से टाइम पीरियड के फॉर्मूले को बनाने चलते हैं। तो मैंने कहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसका मतलब आ गया k टाइम्स ऑफ मास की पावर बोलो क्या आएगा? 0। l की पावर बोलो क्या आएगा? b मतलब हाफ, और g की पावर बोलो क्या आएगा? -हाफ। किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है? वो टर्म ही खत्म हो गई। किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो वो हट गया, l की पावर आ गया हाफ, और नीचे g की पावर भी बोलो क्या आ गया? हाफ। क्या तुम्हें पता है किसी की पावर हाफ का मतलब रूट होता है?
किसी की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो बोलो ये क्या बन गया कि रूट एल बाय में बोलो क्या जी, क्योंकि दोनों पे रूट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। पता है बच्चों, तुम जब आगे चल के जब फिजिक्स में और आगे बढ़ोगे ना, तो हमारा चैप्टर है ऑसिलेशन, 14th चैप्टर है ऑसिलेशन बेसिकली, वहां पर ये चीज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। और इसका फॉर्मूला पता है एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड बराबर में 2 पाई रूट एल बाय में क्या जी। लेकिन मुझे बताओ मैं 2 पाई को क्यों नहीं पकड़ सकता? बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस के बाद, डायमेंशनल एनालिसिस के पास कांस्टेंट्स को पकड़ने का कोई भी तरीका, इसके पास कांस्टेंट्स को पकड़ने का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि इस 2 पाई के लिए कुछ भी कंसीडर करता ही नहीं है। इसलिए मैंने मान लिया कि क्या पता फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट भी हो, क्या पता फॉर्मूले में कोई, क्योंकि मेरे को पता है मैं कांस्टेंट्स को पकड़ नहीं सकता, तो मैंने लेट इट बी कि मैंने के कांस्टेंट मान लिया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? लेकिन क्वेश्चन कैसे करना होता है वो समझ में आया कि नहीं है? अच्छा तो ये कहना क्या चाह रहा है, वैसे मैं तुम्हें समझाना भी चाहता हूँ फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मूला ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम पीरियड है, जो इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड है, वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड है। मतलब जितनी बड़ी लेंथ होगी टाइम पीरियड उतना ही बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी बड़ी लेंथ का पेंडुलम होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा स्विंग करने में। छोटा वाला और ग्रेविटी क्या कहता है, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम कम लगेगा, जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर टाइम, ग्रेविटी ज्यादा कहां होती है? तो ग्रेविटी ज्यादा मतलब समझे, हमारी अर्थ पे ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है, ज्यादा होती है मून पे। अब मून की कंपैरेटिवली, अच्छा मून पे लेके जाओगे तो पेंडुलम ज्यादा समय लेगा स्विंग करने में, कम समय लेगा? तो मून पे ग्रेविटी हो जाएगी कम, मून पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम, तो टाइम पीरियड कैसा लगेगा, ज्यादा। तो यहां पर अगर 2 सेकंड ऐसे हो जाते हैं तो वहां पर इसी काम को होने में समय कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय कैसा लगेगा? मैं तुमसे अगली क्लास में एक बड़ी जबरदस्त चीज पूछूंगा कि अगर यहाँ की पेंडुलम वाली घड़ी को वहां ले जाए तो वहां जाके टाइम स्लो हो जाएगा या तेज हो जाएगा। ये सवाल पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन देके भेज रहा हूं आप लोगों को, सुनते जाइए सुनते जाइए। ये आउट ऑफ द टॉपिक है, मतलब कि टॉपिक से बाहर आके बात कर रहा हूं। अच्छा एक और बात बताइए तान्या, बच्चों इधर 2 मिनट, मास पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब मास से इसका कोई लेने देना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और जब सिखाएंगे ना तुम्हें इस टॉपिक को, मैंने क्या बोला, इस समय तुम्हें फॉर्मूले से ज्यादा वास्ता नहीं रखना, तुम्हें ये नहीं समझना है टॉपिक कहां से आया, क्या चीज हुई, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ अभी कैसे हो रही है, मेथड ऑफ डायमेंशन में बात हो रही है। मतलब सिर्फ हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अच्छा ऐसा मैंने क्यों कहा था कि बच्चों इसके 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे तब जाके कमांड बन पाएगी इसके ऊपर। अभी हमने बस एक क्वेश्चन किया, हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगाओ, लेकिन ऐसे हम कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आदत बन जाएगी। लेकिन तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा इसके अंदर? मैंने कहा सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें एक सिचुएशन क्रिएट कराएगा और बोलेगा ये वाला पैरामीटर ना इन फलाना 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 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो तुम लोग मान लोगे कि भैया इन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली भी कर रहा है, तो पावर 1 है पावर 2 है, उसके लिए सर मुझे नहीं पता, तो मैं एबीसी मान लूंगा। क्या मान लूंगा? एबीसी। और उसके बाद मेरे को इतना जरूर पता है कि जो डायमेंशन लेफ्ट में होनी चाहिए वही डायमेंशन मिला के बोलो क्या होनी चाहिए, राइट में। तो मैंने बोला इसका डायमेंशन और उसका डायमेंशन राइट के बराबर रखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे और एबीसी का वैल्यूज निकाल लेंगे और यहाँ पर डायमेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो पता लग गया टाइम पीरियड मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेंथ की डायरेक्टली है और ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली है। तो ये वैसे आ गया। अब नॉलेज पर्पस के लिए एक छोटा सवाल पूछने जा रहा हूं तुमसे, ठीक है? सोच समझ के जवाब लेके आना घर से, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम अपनी घड़ी को, पेंडुलम वाली घड़ी को मून पे ले जाएंगे, पेंडुलम वाली घड़ी को कहां ले जाएंगे? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है? इफ अ पेंडुलम क्लॉक टेक्स ऑन मून, अगर मून पे ले गए, अब आपसे सवाल बस ये है, इट विल लूज टाइम, इट विल लूज टाइम, इट विल गेन टाइम, थोड़ा अजीब सा है, इट विल नाइदर लूज और गेन टाइम, इट इज नॉट वर्किंग। सवाल यह है कि अगर हम घड़ी को चांद पर ले जाएं तो वो समय खो देगी अपना। समय खोने का मतलब होता है पीछे छूट जाना, लूज टाइम का मतलब होता है पीछे छूट जाना। समय गेन कर लेगी मतलब आगे निकल जाएगी घड़ी यहाँ के मुकाबले, मतलब कि अभी यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे घड़ी यहाँ राम घर में चलाई, 5 बजे घड़ी बोल रहे हैं, वहां पर भी 5 बजे, अभी बिल्कुल मून पे हम लैंड कर चुके हैं। अब दोनों की घड़ियां चलने देते हैं अगले घंटे के लिए। तो आपका सवाल ये है कि वो घड़ी पीछे रह जाएगी, लूज टाइम मतलब क्या, पीछे रह जाना, समझ गए? लूज टाइम गेन कर लेगी टाइम को, यहाँ 6 बजेंगे वहां 7 बज जाए, इसे बोलते गेन करना। लूज करना क्या होता है, यहाँ 5 बज जाए वहां पर 4:30 ही बजे, इसे बोलते लूज करगी टाइम को। कुछ नहीं होगा, ना लूज करेगी ना गेन करेगी, बिल्कुल वही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है। और लास्ट चीज है, इट इज नॉट वर्किंग, वर्क ही नहीं करेगी, है? लूज करेगी, पहले बता रहे हो, मतलब यहाँ 5 से 6 बज जाएंगे और वहां पर 5 से 5:30 ही बजेंगे, ऐसा कुछ है। गेन करेगी टाइम,
अच्छा पेंडुलम वाली घड़ी का सिस्टम बता देता हूँ। जब वो पेंडुलम वाली घड़ी ऐसे एक बार यूं जाती है तो 1 सेकंड में जाता है, और जब ऐसे आती है तो कितने सेकंड, 2 सेकंड। तो ऐसे वो टिक टिक करके चलते, टिक टिक। समझ रहे हैं बात को? अब इसको सोचना है, इसका जवाब मैं तुमसे कब दूंगा, कल दूंगा, और बड़ा बढ़िया जवाब है, इसमें फंसते बहुत है बच्चे। आप कुछ सोचेंगे कुछ निकलेगा इसका आंसर। समझ गए? मतलब आपकी पेंडुलम वाली घड़ी कैसे वर्क करती है पहले समझ लो। पेंडुलम इधर भाई जतिन, पेंडुलम जब इधर जाएगा तो कितना सेकंड होता है, 1 सेकंड, और जब वो लौट के वापस आता है तो कितना होता है, 1 और सेकंड होता है। तो ऐसे करके 2 सेकंड यहाँ पर हो जाते हैं। अब सोचिए कि वहां पर 2 सेकंड जल्दी होंगे, यहाँ पर 2 सेकंड जल्दी होंगे। अब आपको खुद ही सोचना है, ठीक है? सवाल समझ में नहीं आया शायद। अच्छा देखो भाई, अरे क्लास, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन का अभी वास्ता इस चैप्टर से नहीं है कि तुम टेंशन में आ जाओ। वास्ता इस चैप्टर से है ही नहीं, ये है ऑसिलेशन वाले चैप्टर से वास्ता इस क्वेश्चन का, ठीक है? और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। हमारा वास्ता था किससे, बोलो? डायमेंशनल एनालिसिस अच्छा है कि नहीं है, पहले वो बताइए बच्चों। ये वाला जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन कराया, ये क्लियर है? अभी मैं और कराऊंगा इस तरह की, तो इसको तो अभी देख लेंगे। लेकिन तुम्हें मैंने आज ना डायमेंशनल करेक्टनेस वाली बात कराई थी, ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई थी कि नहीं आ गई थी? पिछले तक के तुम्हें टॉपिक सारे क्लियर है कि नहीं? आगे बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिडक्शन पे और क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन सोच के आना सब बच्चों को, या ग्रुप में जवाब देना मेरे को, ठीक है? सब बच्चे गूगल से देख के मत देना, अपने आप देना, कहीं गूगल से दे दो मेरे को जवाब। नहीं, मून में तो ग्रेविटी है भाई।